हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर, हम पढ़ रहे थे मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो 25 नंबर चैप्टर है आपके क्लास 12th का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि उत्सर्जित करने वाला मानव शरीर का मुख्य अंग होता है वृक्क या किडनी, और उसके अंदर कुछ नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। और नेफ्रॉन के अंदर जो प्रोसेस होता है इस प्रकार का कि वो रक्त को छानता है, और छने हुए रक्त में से ज़्यादा पानी की मात्रा, लवण और चले गए तो उनको क्या करेगा, ये वो वापस निकाल लेगा। और अंतिम भाग में मूत्र के द्वारा निकलेगा यूरिया और कुछ पानी की है वो मात्रा। तो हमने संरचना देखी थी नेफ्रॉन की, इस प्रकार जो शुरुआती भाग होता है उसको बोला जाता है बोमेन संपुट, फिर होती है आपके समीपस्थ नलिका, फिर हेनले का लूप, फिर दूरस्थ नलिका और फिर संग्राहक नलिका। ये समीपस्थ नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका। तो इस प्रकार एक न्यूरॉन की संरचना होती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रक्तवाहिनी आती है, उसमें से रक्त को छाना जाता है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो मात्रा छनती है उसकी मात्रा होती है 180 लीटर प्रतिदिन। लेकिन ये प्रतिदिन यहाँ से जो मूत्र की मात्रा निकलती है वो होती है 1.5 लीटर प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है, लगभग 99% जो यहाँ पर लिक्विड छना है उसका वापस पुनरावशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि हमें रक्त में से सिर्फ क्या निकालना है, यूरिया निकालना है। और उस यूरिया के साथ थोड़ी सी पानी की मात्रा मिलाकर शरीर से बाहर उत्सर्जित करना है। बाकी जो भी मटेरियल है उसको वापस लेना है, क्योंकि इतना अगर ज़्यादा शरीर से लिक्विड बाहर निकल गया तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, प्लाज्मा नहीं होगा तो रक्त भी नहीं रह पाएगा। तो मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं इन अलग अलग भागों के कार्य क्या है। जो सबसे पास वाली होती है इसको बोला जाता है समीपस्थ नलिका, ये होती है दूरस्थ नलिका, ये होता है आपके हेनले का लूप, और ये होती है संग्राहक नलिका। ठीक है, ये सब भाग होते हैं समीपस्थ नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका। इन भागों से मिलकर ये पूरी नलिकाकार संरचना बनती है। इसका जो ये प्रारंभिक भाग है कटोरे नुमा, इसको क्या बोला जाता है, बोमेन संपुट, इसको बोला जाएगा बोमेन संपुट। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी संरचना बनेगी। अब हम देखेंगे कि बोमेन संपुट में क्या काम होता है, समीपस्थ नलिका में क्या होता है, हेनले के लूप में क्या होता है, दूरस्थ में क्या होता है और संग्राहक नलिका में क्या होता है। एक पॉइंट आप यहीं से नोट करना कि कुछ नेफ्रॉन के अंदर हेनले लूप है वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, और कुछ नेफ्रॉन के अंदर हेनले के लूप है वो बिल्कुल छोटे होते हैं। जो हेनले का लूप वाला भाग है ना, वो नेफ्रॉन जो वृक्क है उसके बाहर वाले भाग में नहीं रहता है, मध्य वाले भाग में रहता है, उसको बोला जाता है मध्यांश। यानी ये वाला भाग है मध्यांश और ये वाला भाग है कॉर्टेक्स या वल्कुट। तो जो नेफ्रॉन की संरचना होती है उसके अंदर वापस बताती हूं मैं आपको, ये आपके है किडनी या वृक्क, इसका ये जो बाहरी भाग है इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और बीच वाला भाग कहलाएगा मेड्यूला। तो जो वृक्क या किडनी की संरचना होती है उसके अंदर जो समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, बोमेन संपुट है वो तो रहते हैं आपके कोर्टेक्स वाले भाग में, और जो हेनले का लूप है वो किस में रहता है, मध्यांश वाले भाग में। यानी ये संरचना इस प्रकार रहती है, देखिए ये रहता है आपके बोमेन संपुट, ये समीपस्थ नलिका, ये हेनले का लूप, ये दूरस्थ नलिका, और ये रहती है आपके संग्राहक नलिका। तो वही आपको लाइन के रूप में बोला गया है कि वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन रहते हैं, तो नेफ्रॉन का जो हेनले लूप वाला भाग है, यू आकार की जो स्ट्रक्चर है वो तो रहती है मेडुला वाले भाग के अंदर, और जो समीपस्थ दूरस्थ नलिकाएं हैं वो कौन से भाग में रहती है, वो रहती है आपके कोर्टेक्स वाले भाग में। देखिए ये जो भाग है ये किसके अंदर रहेगा, मेड्यूला के अंदर रहेगा, अंदर धसा हुआ रहेगा, और ये दोनों, ये तीनों भाग किसके अंदर रहेंगे, बाहर वाले भाग में रहेंगे, जिसको कॉर्टेक्स या क्या बोला जाता है, वल्कुट बोला जाता है। तो अब इन सभी भागों के हम एक एक करके कार्य देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्य, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्य।
सबसे पहला भाग है बोमेन संपुट। सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? बोमेन संपुट, यानी ये होती है आपके प्याले नुमा संरचना। तो देखिए अब हम देखते हैं कि बोमेन संपुट क्या काम करता है। बोमेन संपुट है वो रक्त को छानने का काम करता है। इसमें 3 परतें मिलकर एक छलनी के जैसी संरचना बना लेती है। तो देखिए नेक्स्ट पहला पॉइंट, बोमेन संपुट एक प्याले नुमा संरचना होती है। एक प्याले नुमा संरचना होती है जो रक्त को छानने का कार्य करती है। इस भाग में रक्त लाने वाली नलिका अभिवाही कहलाती है। अभिवाही रक्तवाहिनी तथा रक्त ले जाने वाली नलिका अपवाही रक्तवाहिनी कहलाती है। यानी उस प्याले नुमा भाग के अंदर जो रक्तवाहिनी आ रही है रक्त लेकर, उसको क्या बोला जाएगा? अभिवाही रक्तवाहिनी बोला जाएगा। अभिवाही रक्तवाहिनी बोला जाएगा। और जो वापस रक्त को लेकर जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? अपवाही रक्तवाहिनी लेकर कहलाएगी। ठीक है, तो बोमेन संपुट एक प्याले नुमा संरचना होती है जो रक्त को छानने का काम करती है। इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बोमेन संपुट में छनने वाले भाग को ग्लोमेरुलस निस्यंद कहा जाता है तथा इसकी मात्रा 180 लीटर प्रतिदिन या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, यदि देखिए जो रक्त आ रहा है बोमेन संपुट के अंदर, अगर वो कम प्रेशर से आ रहा है तो छनने वाले भाग की मात्रा भी क्या है? कम हो जाएगी। तो उसको ज्यादा लाने के लिए जो बोमेन संपुट की कोशिकाएं होती है, जेजीए कोशिका बोला जाता है, वो क्या करती है? एक हार्मोन को काम करने के लिए प्रेरित करती है। उस हार्मोन का नाम होता है रेनिन। वो रेनिन क्या करता है? रक्तवाहिनियों को सिकोड़ देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर पीछे से बढ़ जाएगा और वो मात्रा है वो छनने वाली ज्यादा हो जाएगी। ये मैं नेक्स्ट लिखवाऊंगी जब वृक्क उत्सर्जन तंत्र से सारे हार्मोन रिलेटेड हम साथ में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी। तो अभी ये ध्यान रखना कि प्रतिदिन छनने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? 180 लीटर प्रतिदिन या मिलीलीटर में होती है 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है, बोमेन संपुट में छलनी की तरह
कार्य करने वाली संरचना 3 परतों से मिलकर बनी होती है। 3 परतों से मिलकर बनी होती है। यानी ग्लोमेरुलस के अंदर इस प्रकार का जो नीचे वाला भाग है जिसमें से रक्त छन रहा है, तो ये भाग है वो 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। वो कौन सा होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। एक तो जो रक्तवाहिनी जा रही है उसकी आंतरिक उप कोशिकाओं की परत, और जो वोमेन संपुट है उसकी ऊपरी कोशिकाओं की परत जिसको पोडोसाइट बोला जाता है, और इनके बीच में पाया जाने वाला आधारीय तत्व है। तो 3 परतें देखिए, रक्तवाहिनी की आंतरिक परत, वोमेन संपुट की उपकला, या उन कोशिकाओं को बोला जाता है पोडोसाइट, और इनके मध्य स्थित आधारीय तत्व है। रक्तवाहिनी की आंतरिक परत, वोमेन संपुट की उपकला जिन्हें पोडोसाइट बोलेंगे, और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले आधारीय तत्व है। तो इन 3 परतों से मिलकर जो छलनी जैसी संरचना बनती है, उस संरचना में से क्या होता है, रक्त छानने का काम होता है। इन पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं समीपस्थ नलिका के कार्य। अब हम देखते हैं समीपस्थ नलिका के कार्य। देखिए, जो रक्त का निस्यंदन होता है यानी जो रक्त छाना जाता है उसमें से लगभग 70% का पुनरावशोषण है वो किस भाग के अंदर होता है, समीपस्थ नलिका के अंदर होता है। ज्यादा इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी कोशिकाएं होती है वो घनाकार कोशिकाएं होती है और उनके ऊपर कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वो ज्यादा क्या करती है, पुनरावशोषण करती है। तो देखिए, निस्यंद यानी जो छना हुआ भाग है उसका निस्यंद के 70% भाग का पुनरावशोषण
समीपस्थ नलिका द्वारा किया जाता है। क्योंकि इस भाग की उपकला कोशिकाएं घनाकार होती है तथा उन पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण इस भाग की अवशोषण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो निस्यंदन जो था उसमें से 70% भाग का पुनरावशोषण किसके द्वारा होता है? समीपस्थ नलिका के द्वारा होता है, क्योंकि इस भाग की जो उपकला कोशिका होती है वो घनाकार होती है। देखिए ये जो भाग है इसकी उपकला कोशिका कैसी होगी? घनाकार होगी, और उस पर कुछ रोम के जैसी संरचनाएं पाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्मांकुर। और इसी संरचना की वजह से जो समीपस्थ नलिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा ये क्या करती है? पुनरावशोषण करती है। यानी निस्यंदन के 70% भाग का पुनरावशोषण समीपस्थ नलिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस भाग की उपकला कोशिकाएं घनाकार होती है तथा उन पर सूक्ष्मांकुर यानी छोटी रोम के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण इस भाग का अवशोषण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? सूक्ष्मांकुर। और ये कहलाएगी घनाकार उपकला कोशिकाएं। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो इसको आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो समीपस्थ नलिका होती है वो किन किन पदार्थों का पुनरावशोषण करती है और किन पदार्थों को है वो उसके अंदर स्रावित करती है निस्यंदन के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट, समीपस्थ नलिका द्वारा निम्न पदार्थों का निस्यंद में से पुनरावशोषण होता है। कौन कौन से होंगे? मुख्य रूप से तो होगा जल, और उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स आयनों का पुनरावशोषण करती है। तो देखिए जल और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, फिर हम देखेंगे किन पदार्थों का ये स्राव करती है। पीसीटी द्वारा
पीसीटी किसको बोलता है? समीपस्थ नलिका द्वारा निम्न पदार्थों का निस्यंदन में स्राव होता है। यानी जो एक्स्ट्रा पड़े हुए काम की चीजें नहीं है उनको उस द्रव के अंदर डाला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? स्राव। तो स्राव किस किस का होगा? देखिए, हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयन का, इनका क्या होता है? स्राव होता है। तो ध्यान रखना 70% भाग का पुनरावशोषण समीपस्थ नलिका द्वारा होता है। और किन किन का पुनरावशोषण होता है? ज्यादा तो ये पानी को खींचती है और कुछ बाइकार्बोनेट्स आयन को भी खींचा जाता है। और किन पदार्थों को रक्त में डाला जाता है? एक तो हाइड्रोजन आयन और एक अमोनियम आयन। नोट कीजिए इसको। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं समीपस्थ नलिका के बाद हेनले का लूप। नेफ्रॉन में उपस्थित यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। इसकी दो भुजाएं हैं। एक होती है अवरोही भुजा और एक होती है आरोही भुजा। पिछली क्लास में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि जो यू आकार की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? हेनले का लूप। इसमें दो भुजा होगी, जो नीचे की ओर उतरेगी वो होगी अवरोही, जो वापस ऊपर की ओर चढ़ेगी वो होगी आरोही। देखिए वापस बता रही हूं मैं आपको, ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? अवरोही भुजा। और इसको हम बोलेंगे आरोही भुजा। क्योंकि इसमें द्रव नीचे आता है और इसमें वापस ऊपर जाता है, तो आपको पता होगा घटता हुआ क्रम कहलाता है अवरोही और बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है आरोही। इसमें यह भी ध्यान रखना कि जो हेनले लूप की अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है और आरोही भुजा होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है। तो ध्यान रखना, हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य तथा आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है।
अवरोही भुजा क्या होगी, जल के लिए पारगम्य, तथा आरोही भुजा होगी वो जल के लिए अपारगम्य होगी। यानी इधर से जल है वो निकल सकता है, लेकिन यहां से जल है वो नहीं निकल सकता। तो इसको नोट कीजिए हेनले लूप को। फिर हेनले लूप के कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ हेनले लूप के और पॉइंट। कुछ हेनले लूप बड़े होते हैं या लंबे होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, जिन्हें मध्यांश नेफ्रॉन कहते हैं। यानी जिन नेफ्रॉन के हेनले लूप ज्यादा लंबे होंगे उनको मध्यांश नेफ्रॉन कहेंगे, और जिनके हेनले लूप छोटे होंगे उनको वल्कुटीय नेफ्रॉन कहेंगे या कॉर्टेक्स नेफ्रॉन कहेंगे। जिन नेफ्रॉन के हेनले लूप छोटे होते हैं उन्हें वल्कुटीय नेफ्रॉन कहते हैं। उन्हें वल्कुटीय नेफ्रॉन कहते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को भैया।